तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लांट फिजियोलॉजी को आज हम कवर करने वाले हैं। संपूर्ण यूनिट 5 को हम कवर करेंगे, लेकिन क्योंकि ये यूनिट 5 थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। आधा आज कवर कर ले रहे हैं, आधा कल कवर कर लेंगे या कोशिश करेंगे, अगर हो पाएगा तो आज ही कर देंगे, ठीक है ना। इसमें आपको 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे। ये चारों टॉपिक पर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। इससे पहले हम 4 यूनिट ऑलरेडी करवा चुके हैं। एक ही वीडियो में हमने जो चारों यूनिट हैं एक एक करके करवा दिया है, यानी यूनिट 1 पूरा कंप्लीट एक वीडियो में, यूनिट 2 पूरा कंप्लीट, यूनिट 3 पूरा कंप्लीट। इस तरह से 4 यूनिट करवा चुके हैं। अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहां पर जाकर के आप पिछली चारों यूनिट को देख सकते हैं, ठीक है। शुरू करें, चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और आपको पता है सी सेट के लिए हमने एक नई प्रक्रिया चालू की है, जिसमें आपका जीके जीएस और एमपी जीके को हम 2500 क्वेश्चन के थ्रू कवर कर रहे हैं। 2500 एमसीक्यू करवा रहे हैं, जो पीवाईक्यू है, मतलब कि रिसेंट में जो एग्जाम हुए ना, जैसे एमपी एसआई हो गया, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, इससे पहले एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट सबसे लेटेस्ट एग्जाम है, ठीक है, वो हो गया। फॉरेस्ट गार्ड की आंसर की आ गई, वो हो गया। इन सब की आंसर की से 2500 क्वेश्चन हम निकाल करके ले आए हैं आपके लिए, जिसकी सीरीज हमने चालू कर दी है। कल एमसीक्यू नंबर 1 से 100 तक आ गया है, आज 100 से 200 तक आएगा, ठीक है ना। तो वहां से आपका सी सेट वाला पोर्शन कवर होता रहेगा। कंप्यूटर की भी एक वीडियो हमने बना दी है, वो भी आप लोग देख लेना, ठीक है। शुरू करें, आइए देखते हैं। चलिए, टॉपिक वन क्या है? इसमें आपका जो है जल एवं खनिज अवशोषण के बारे में बताया गया। भाई, पौधे जल और खनिज का अवशोषण किस तरह से करते हैं, ये प्रक्रिया क्या होती है, यही आपका टॉपिक 1 है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा टॉपिक 1, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो पौधे के कुल वजन का लगभग 80 से 90% जो भाग है वो जल ही होता है। भाई, हमारे मानव शरीर में भी देखते हैं कि हमारा जो ज़्यादातर अपना मानव शरीर का जो पार्ट है वो रक्त है। रक्त में क्या है? जल है। यानी हमारा मानव शरीर हो चाहे पौधे हों, पौधे और मानव शरीर दोनों में आपको सबसे ज़्यादा जल ही देखने को मिलता है, और पौधों में 80 से 90% भाग जल ही रहता है, ठीक है। यह प्रकाश संश्लेषण, पोषक तत्वों के परिवहन और कोशिकाओं की स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जितना ज़्यादा जल रहेगा, पौधे उतने ज़्यादा हरे भरे आपको दिखाई देंगे। हरे भरे कब दिखाई देंगे? जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाएंगे, क्लोरोफिल उनके अंदर ज्यादा होगा तो वो आपको हरे भरे दिखाई देंगे। और क्लोरोफिल ज्यादा होने के लिए ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, तो 80 से 90% जल आपको देखने को मिलता है। पौधों में जल का अवशोषण मुख्य रूप से जड़ों के माध्यम से होता है। जड़ के अंतिम सिरे को 4 भागों में बांटा गया है। भाई, कोई भी पौधा हो, जैसे कि ये पौधा है, ठीक है, ये कोई पेड़ है ना। अब ये जो जड़ें हैं ना, ये जड़ों के माध्यम से ही वो पृथ्वी से ही तो जल लेता है। भाई, तुम ये कहते हो सर हम भी तो पौधों में जल डालते हैं, मतलब जल डालते हैं। भाई, पौधों में तुम जल डालते हो, जल जाता कहाँ है? जल नीचे ही तो जाता है। और वो नीचे क्या होती है? उनकी जड़ें होती हैं। उन जड़ों के द्वारा इस जड़ का जो जल है आपका, उस जल का अवशोषण किया जाता है, ठीक है ना। अब इन जड़ों को हम पढ़ेंगे, और जड़ों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका रूट कैप, ठीक है। दूसरा आपका मेरिस्टेमेटिक जोन, तीसरा आपका एलोंगेशन जोन, और चौथा है मैच्योरेशन जोन, ठीक है। अब ये क्या क्या होता है, इनके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल का अधिकतम जो अवशोषण होता है वो मैच्योरेशन जोन, जिसे हम परिपक्व क्षेत्र कहते हैं तुम तो मैच्योर हो गए हो। मैच्योर का मतलब क्या होता है? परिपक्व हो गए हो, समझदार हो गए हो। तो सबसे ज्यादा जल का अवशोषण कौन करेगा? मैच्योरेशन जो जोन होता है, इसके द्वारा सबसे ज्यादा जल का जो है अवशोषण किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो जल का अवशोषण अच्छे से हो जाता है, तो इसमें रूट हेयर्स होते हैं, मूल रोम होते हैं। अभी चित्र में दिखाएंगे आपको, है ना, पूरा डायग्राम बना रखा है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। मूल रोम एक कोश की यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, और ये अवशोषण के लिए जड़ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देते हैं। भाई, अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो ना, किसी भी चीज के द्वारा जितना ज्यादा स्थान घेरा जाता है किसी भी चीज को अवशोषण करने के लिए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। अब जैसे कि ये एक जड़ है, अगर ये सीधी चली गई तो इतना जल का अवशोषण नहीं कर पाएगी। इसमें रोम होते हैं, छोटे छोटे रेसे होते हैं। ये क्या कर रहे हैं? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दे रहे हैं ना, इसका क्षेत्रफल बढ़ा दे रहे हैं, तो चारों तरफ से ये जल को खींचने का काम कर रही है। अभी आपको डायग्राम में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आसानी से जल को एब्जॉर्ब कर सकती है, जल को खींच सकती है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ लेते हैं। देखिए,
आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ और ऐसे में सी सेट और एग्रीकल्चर दोनों एक साथ कंप्लीट करना थोड़ा सा कठिन टास्क है किसी भी वीडियो कोर्स के थ्रू। इसलिए हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी के। मात्र 199 रुपए में आपको ये दोनों चीज़ों के कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपका सी सेट भी रहेगा और आपका एग्रीकल्चर भी रहेगा। सी सेट के सारे सब्जेक्ट जिसमें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे सी सेट के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में आपको एग्रीकल्चर के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा जो ये वीडियो हम करा रहे हैं इसका भी नोट्स आपको वहीं पर मिलेगा और इसका भी वीडियो आपको जो है इसी के साथ में मिलने वाला है। इसके अलावा जो 2500 क्वेश्चन की सीरीज हमने चालू कर रखी है, वो 2500 क्वेश्चन जीके जीएस एमपी जीके के वो भी आपको इसी के अंतर्गत मिलने वाले हैं। कैसे प्राप्त करेंगे सर? तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, जैसे आप स्क्रीनशॉट हमारे पास से भेजेंगे, हम तुरंत ही तुरंत आपको 2 लिंक सेंड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप की, जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है। जो ये पेमेंट करेगा उसी के पास में वो लिंक जाएगी। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, पहली लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सी सेट वाले टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे। ज्वाइन टू रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन का रिक्वेस्ट भेजना, हम उसको वेरीफाई करेंगे। आपके जो स्क्रीनशॉट आपने भेजा है, आपने अगर पेमेंट किया होगा तो वेरीफाई कर देंगे, अप्रूव कर देंगे और आप यहां पर जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। इसी तरह से एग्रीकल्चर का टेलीग्राम ग्रुप अलग से आपको सेंड करेंगे, उस पर क्लिक करके आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में उसमें भी जुड़ जाएंगे। जैसे आप उसके अंदर एंट्री करेंगे, आपको सारी की सारी पीडीएफ एक तरफ से दिखने लगेगी। आप उस पीडीएफ को आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, प्रिंट भी उसका निकलवा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चले आगे बढ़े। सारी बातें समझ में आ गई, एमपी जीके वगैरह सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उसी के अंदर एक हमने ग्रुप और बना रखा है जो कि आपका करंट अफेयर का ग्रुप है। तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके डेली करंट अफेयर स्टैटिक जीके हम उसमें डालते हैं। कल भी हमने 15 तारीख वाली भी डाली थी, अभी 16 तारीख वाली भी डाल देंगे, तो अच्छे से आपकी करंट अफेयर भी साथ साथ में हो जाएगी। ठीक है ना भाई, चले आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आपको जड़ों के विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं, जोन ऑफ रूट्स के बारे में पूरा बता देंगे। रूट हेयर क्या होता है, रीजन ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है। ठीक है, चलिए देखिए। तो जड़ों के विभिन्न क्षेत्र, नीचे से ऊपर की ओर जड़ की संरचना इस प्रकार से होती है, यानी यहां से लेकर के और ऊपर की ओर हम चलने वाले हैं। किस तरह से रहेगी? सबसे पहला आता है आपका रूट कैप, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मूल गोप कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है रूट कैप। ठीक है, जिसे मूल गोप हिंदी में कहते हैं। हिंदी में मत याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, इंग्लिश में ही याद रखना। चलिए, क्या होता है स्थिति, यह जड़ का सबसे निचला सिरा होता है। देखो सबसे निचला सिरा है ना जड़ का। ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो यह एक हेलमेट या टोपी की तरह काम करता है। जब जड़ मिट्टी के अंदर गहराई में जाती है तो यह कोमल कोशिकाओं को मिट्टी के घर्षण यानी कि फ्रिक्शन और रगड़ से टूटने में मदद करता है। भाई आप कोई भी पौधा उखाड़ करके देखना, आम का पौधा मत उखाड़ लेना, मतलब ऐसा पौधा जो आपके यूज में नहीं। घास उखाड़ लो भाई तुम तो, है ना, घास उखाड़ लेना, घास उखाड़ने के बाद वो जड़ से उखाड़ना। तो आप जब नीचे देखोगे ना, जो सबसे निचला सिरा आपको दिखेगा वो इस तरह से नुकीला टाइप का होता है। किसी भी पौधे का, किसी भी घास का जो निचला सिरा होता है जड़ का, नुकीला टाइप का होता है। ये जो नुकीला सिरा होता है ना, यही आपका मूल गोप कहलाता है, यानी कि यही आपका रूट कॉप कहलाता है। अब ये करेगा क्या, ये क्या करेगा, जैसे जैसे जड़ अंदर जाती रहती है तो उस जड़ को कोई समस्या ना हो, है ना, इसलिए उसके लिए एक हेलमेट का काम करता है। ठीक है, ये उसको आगे बढ़ाता चला जाता है और मिट्टी के फ्रिक्शन और रगड़ का उस जड़ पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? चलो, ध्यान देने योग्य बात इसमें एक और है, वो देख लीजिए। जो जलीय पौधे होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे जलकुंभी हो गया, इनमें रूट कैप नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि वो मिट्टी में नहीं जाती है। भाई मिट्टी में नहीं जा रही है तो उसको रूट कैप की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या होता है, उनके पास में रूट पॉकेट पाया जाता है और रूट पॉकेट की जो है मदद से उनकी जड़ें जल के अंदर जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, अगला आपका मेरिस्टेमेटिक जोन है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे विभाज्योतकीय क्षेत्र। इसको हिंदी मत याद करो, कोशिका विभाजन क्षेत्र भी इसको कहते हैं। आप तो सीधे मेरिस्टेमेटिक जोन ध्यान रखना। ठीक है ना। अब ये मेरिस्टेमेटिक जोन कहाँ पर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ये रहा, जरा सा ऊपर चलेंगे तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ये आपका मेरिस्टेमेटिक जोन कहलाएगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब ये होता क्या है, आइए देख लेते हैं। देखिए स्थिति, या रूट कैप के ठीक ऊपर कुछ mm तक का हिस्सा होता है। रूट कैप से थोड़ा ऊपर जो है आप चलेंगे तो ये हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। काम क्या होता है, यहाँ की कोशिकाएं बहुत ही सक्रिय होती हैं और लगातार डिवाइड होती रहती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं। आप यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, है ना? और ये बहुत ही एक्टिव कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका दूसरी कोशिका में, दूसरी कोशिका तीसरी कोशिका, इस तरह से यहाँ पर कोशिकाएं लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। ये एक्टिव जोन होता है और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। अगर कोशिकाएं ही नहीं बनेंगी तो जल नहीं मिलेगा, है ना? तो किसी भी जड़ का जो सबसे एक्टिव पार्ट होता है वो मेरिस्टेमेटिक जोन ही होता है। ठीक है, देखिए विशेषता क्या है, यहाँ की कोशिकाओं में सघन जीव द्रव पाया जाता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और कोशिका भित्ति सेल वॉल बहुत ही पतली होती है। ये इसकी विशेषता है। हो सकता है आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाए। बाकी आपको पता है बहुत जल्दी आपका ये यूनिट 10 जैसे ही कंप्लीट होती हैं वैसे ही हम हर एक यूनिट से 100 प्रश्न आपको करवा देंगे। तो 1000 के आसपास आपके पास में प्रश्न हो जाएंगे आपके एग्जाम से पहले पहले हम ये प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना? तभी हम ये काम कर पाएँगे। हमको लगना भी तो चाहिए कहाँ आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, या हम फालतू में ही जो है पढ़ाए चले जा रहे हैं, है ना? व्यूज़ ही नहीं आते हैं भैया। 200, 300, 400 व्यूज़ आप आते हैं। बताइए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत एमपी पुलिस वालों के लिए करें। अभी कल ही एक वीडियो बनाई है, आप देख लीजिए। 100 क्वेश्चन कल करवाए हैं, उस पे 1000 के ऊपर व्यूज़ आ गए कल ही कल में, है ना? तो ये आप लोग थोड़ा-सा एक्टिव रहिए आप भी, है ना? चलिए, अगला देखिए एलोंगेशन ज़ोन। अब एलोंगेशन जोन क्या होता है? इसे हम दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। देखिए स्थिति या मेरिस्टेमेटिक जोन के ठीक ऊपर स्थित होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है सर एलोंगेशन, ये देखो ये रहा रीजन ऑफ एलोंगेशन। ठीक है, ये देखिए मेरिस्टेमेटिक के जस्ट ऊपर आपको ये बड़ा सा पार्ट दिख रहा है, ये आपका रीजन ऑफ एलोंगेशन होता है। इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है आइए उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये देखिए, और इसका पीडीएफ ऑलरेडी डला हुआ है ग्रुप में, है ना? देखिए इसका काम क्या रहता है, तो इस क्षेत्र में कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं बल्कि वे अपनी लंबाई और आकार में वृद्धि करती हैं, यानी खुद को एलोंगेट करती हैं। ठीक है ना? जड़ की लंबाई में जो भी वास्तविक वृद्धि होती है वो इसी क्षेत्र के कारण होती है। भाई किसी भी पौधे की जड़ कितनी लंबी जा रही है वो एलोंगेशन जोन ही डिपेंड मतलब बताएगा कितनी लंबाई इसकी होगी, किसकी? जड़ की। ठीक है ना? क्योंकि ये तो रूट कैप है और यहाँ पर तो कोशिकाएं बन रही मेरिस्टेमेटिक में, तो यहाँ पर कोई कोशिका नहीं होती है, ये ऑलरेडी परिपक्व रहता है भैया। यानी कि यहाँ पर क्या है, मजबूती रहती है और ये जितना ज्यादा लंबा होता चला जाएगा उतनी ज्यादा लंबी किसी भी पौधे की जड़ जाने वाली है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कार्य होता है दीर्घकरण क्षेत्र, यानी कि जड़ को अंदर तक ले जाना, जड़ को बड़ा करना। चलिए अब आपका सबसे ऊपर का आता जो है आपका मैच्योरेशन जोन या फिर जोन ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसको क्या परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं या विभेदन क्षेत्र कहते हैं। यह सबसे ऊपरी और सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यहाँ पर आप देखिए चित्र में, ये देखिए चित्र से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पर होती है। देखो रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ये एक मिनट, रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहते हैं तुम तो मेच्योर हो गए भैया, है परिपक्व हो गए, हर चीज को समझने लगे हो। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है। यहीं पर आप देखेंगे कि रूट हेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये रूट हेयर्स क्या होते हैं, अभी बताया था आपको। रूट हेयर्स उसकी आयतन को बढ़ा देते हैं जिससे कि वो अधिक से अधिक पानी को सोख सके। ठीक है, अब चलिए रीजन ऑफ मैच्योरेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए ये देखिए कार्य क्या होगा, तो यहाँ कोशिकाएं अपने अधिकतम आकार तक पहुंच चुकी होती हैं, यानी कि कोशिकाएं अब बड़ी हो चुकी होती हैं और परिपक्व होकर के अलग अलग ऊतकों, अलग अलग टिश्यू जैसे कि जाइलम और फ्लोएम में बदल जाती हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या कार्य करता है आपको ऑलरेडी बता चुके हैं भाई। जाइलम जल ले जाने का काम करता है और फ्लोएम फूड ले जाने का काम करता है। जाइलम और फ्लोएम से अभी फॉरेस्ट एग्जाम में और हॉस्पिटल असिस्टेंट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करके चलना है। अब सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, यानी एग्जाम फैक्ट के बारे में भी देख लेते हैं हम। तो इसी क्षेत्र की बाहरी जो त्वचा होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, से धागे जैसी संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें हम रूट हेयर यानी कि मूल रोम कहते हैं। ठीक है, पौधे मिट्टी से जल और खनिज यानी कि वाटर एंड मिनरल्स का अवशोषण इन्हीं मूल रोमों के इसी क्षेत्र से करते हैं। यानी ये जो रूट हेयर्स होते हैं, इन्हीं रूट हेयर्स की मदद से पौधे मिट्टी से खनिज और जल को ग्रहण करते हैं। ठीक है भाई, तो ये मैच्योरेशन जोन का पूरा काम हो जाता है। चलिए अब हमारा अगला आपका जो है जो टॉपिक है वो है मृदा जल के प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल वाटर। कितने प्रकार के मृदा जल होते हैं सर? मृदा और जल दोनों मिलाकर बता रहे हैं। हाँ भाई, तो जिस तरह से मिट्टी में जल मिलता है तो किस तरह से मिट्टी में जल मिलेगा, उससे कौन कौन सी मिट्टी बनेगी वो आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। और बढ़िया सा टेबल भी आपको हमने दिखा दिया जिससे कि एग्जाम टाइम पर आप आसानी से उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मिट्टी में मौजूद कुल जल को होलार्ड कहा जाता है। इसमें से जल पौधों को आसानी से उपलब्ध होता है, उसे हम चीरेस्ट कहते हैं। और जो जल पौधों अवशोषित नहीं कर पाते हैं उन्हें एचार्ड कहा जाता है। अभी देख लेते हैं क्या क्या होता है, पूरा आपको समझा देते हैं। तो देखो मृदा में मुख्य रूप से जो जल है वो 4 प्रकार से पाया जाता है। ये देखिए
अब जल का प्रकार देखो, एक तरफ लिखा गया है जल का प्रकार, फिर तनाव टेंशन जो है एटम में, उसके बाद पौधों के लिए उपलब्धता कितना उपलब्ध है और मुख्य बिंदु। हालांकि ये शायद इससे पहले वाले चैप्टर में भी करवा चुके हैं क्या, यूनिट 4 में भी ये दिया गया था। देखिए सबसे पहले होता है कैपिलरी वाटर यानी कि केशिका जल। ये केशिका जल का क्या होता है, कितना मिलता है, तो 1/3 पार्ट, हाँ ये इससे पहले यूनिट 4 में भी था, 1/3 पार्ट यानी कि 15 एटम तक जो है ये आपको आपके लिए उपलब्ध रहता है, पौधों के लिए उपलब्ध रहता है। ठीक है, पौधों के लिए उपलब्धता, हाँ भाई पूरी तरह से पूर्णतः पौधों के लिए यह उपलब्ध रहता है। मुख्य बिंदु देख लीजिए, मिट्टी के कणों के बीच के छिद्रों में ये रहता है, यही पौधों का मुख्य जल स्रोत होता है। अभी इससे पहले वाली यूनिट में आपको बताया था कि किस तरह से कौन सी मिट्टी में कितना जल होता है, जिसको ये जड़ें खींच पाती हैं, किसको नहीं खींच पाती हैं। कुछ जड़ मिट्टी में ही फंस करके रह जाता है और कुछ जल सीधे गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर चला जाता है। तो जो बचा हुआ जो जल होता है वही पौधे यूज कर पाते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण जिसे पौधे यूज करते हैं, मुख्य जल स्रोत है, वो यही केशिका जल होता है, कैपिलरी वाटर होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला आपका ग्रेविटेशनल वाटर होता है, जिसे हम गुरुत्वीय जल कहते हैं। 1/3 एटीएम से कम जो है उपलब्ध रहता है। पौधों के लिए ये नहीं रहता भैया, पौधों के लिए ये उपलब्ध नहीं रहता है। सिंचाई या बारिश के तुरंत बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण यह जड़ों की पहुंच के नीचे यानी कि बिल्कुल नीचे चला जाता है, वहां से जड़ें इसको खींच ही नहीं पाती हैं। ठीक है, तो ये आपका गुरुत्वीय जल हो गया। तीसरा है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये क्या होता है, 31 से 10,000 एटीएम तक यानी कि 10,000 एटम तक ये होता है। ये भी पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता, पौधे इसको भी नहीं खींच पाते हैं। ये मिट्टी के कणों के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी संरचना में क्या कहते हैं, फंस जाता है ना। तो ये जो है फंसा हुआ जल रहता है, तो इसको पौधे नहीं ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसे हम आर्द्रताग्राही जल भी कह सकते हैं, और यह पतली फिल्म के रूप में मजबूती से जो है मिट्टी से बंधा रहता है, और पौधों के लिए यह भी उपलब्ध नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका कंबाइंड वाटर यानी कि रासायनिक जल हो जाएगा। ये भी बहुत अधिक, इसका तनाव बहुत अधिक होता है, और ये भी पौधों के लिए उपलब्ध नहीं रहता है। ये खनिजों जैसे कि एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड के रासायनिक सूत्र का हिस्सा होता है, लेकिन पौधों के लिए यह भी जल उपलब्ध नहीं रहता है। तो कौन सा जल पौधों के लिए उपलब्ध रहता है, क्या उसका तनाव रहता है, ये सारी बातें हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। ये आपके रिवीजन के टाइम पर मदद करेगा। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, तो जो फील्ड कैपेसिटी होती है, फील्ड कैपेसिटी यानी कि 1/3 एटम और परमानेंट विल्टिंग जो पॉइंट होता है 15 एटम के बीच पानी को अवेलेबल वाटर यानी कि उपलब्ध जल कहा जाता है। ये आपसे पूछ सकते हैं, 1/3 एटम और 15 एटम के बीच की जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, अवेलेबल वाटर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जो पौधों के लिए उपलब्ध रहता है, और पौधे इन्हीं का प्रयोग करके अपना जो है भोजन वगैरह बनाते हैं। चलिए अब जल के अवशोषण से संबंधित महत्वपूर्ण भौतिक क्रियाएं देख लेते हैं, जो आपके एमपीआरईओ एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, तो जल अवशोषण को समझने के लिए इन टर्म्स को एमपीआरईओ में इन टर्म्स से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। पहला है आपका इम्बिशन। इम्बिशन का मतलब होता है अंतः शोषण। ये क्या है, किसी भी ठोस पदार्थ यानी कि कोलाइड्स के द्वारा बिना घुले जल को सोखना ही अंतः शोषण कहलाता है। उदाहरण, बरसात में लकड़ी के दरवाजों का फूलना या सूखे बीजों का पानी में फूलना। ये क्या कह रहा है भाई, कोई भी ऐसा कठोर पदार्थ है जिसको हम अगर पानी में डाल दें तो बिना घुले, भाई किशमिश को पानी में डाल देते हैं, किशमिश फूल जाती है ना, तो ये भी ये जल अवशोषण का ही एक पार्ट हो जाएगा किशमिश। अभी आगे चलेंगे तो बताएंगे, वो परासरण की क्रिया के द्वारा किशमिश फूलती है, ठीक है ना, ऑस्मोसिस से, वो अभी बताते हैं आपको। ठीक है, तो किसी भी ठोस पदार्थ कोलाइड का बिना घुले जल को सोखना ही क्या कहलाता है, अंतः शोषण कहलाता है। जैसे कि जो आपके लकड़ी के दरवाजे होते हैं, ये जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं। ठीक है, तो खुद तो घुल नहीं रहे हैं, लेकिन आकार में वो फूल जाते हैं। पीवाईक्यू फैक्ट देख लीजिए, यहाँ से प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि बीज अंकुरण सीड जर्मिनेशन का सबसे पहला कदम इम्बिशन ही होता है। सबसे अधिक अंतः शोषण एगर एगर में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, यानी कि बीज अंकुरण का पहला स्रोत कौन सा होता है, अंतः शोषण ही होता है। अंतः शोषण के थ्रू ही बीज का अंकुरण होता है। पहले बीज पानी को ग्रहण करता है, फिर वो धीरे धीरे अंकुरित होकर के बाहर निकलना शुरू करता है। चलिए अगला है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, इसे हम विसरण कहते हैं। ठीक है, तो अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता यानी कि हाई कंसंट्रेशन से निम्न सांद्रता लो कंसंट्रेशन की ओर गति करना ही क्या कहलाता है, आपका विसरण कहलाता है। यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, यानी कि ये एक कह सकते हैं कि बिना क्रिया वाली निष्क्रिय प्रक्रिया हो जाएगी। तो बस आपको इतना ध्यान रखना, डिफ्यूजन क्या होता है, अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना ही डिफ्यूजन कहलाता है, विसरण कहलाता है। चलिए ऑस्मोसिस, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, और जो आपका किशमिश वाला एग्जाम्पल है वो कई बार पूछा जाता है, किशमिश क्यों फूल जाती है, ऑस्मोसिस क्रिया की वजह से फूल जाती है।
देखिए, यह एक विशेष प्रकार का मिश्रण है। इसमें केवल विलायक जो सॉल्वेंट होता है यानी जल के अणु एक अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाते हैं। किशमिश का उदाहरण देखिए, जैसे कि ये आपका एक जल है, जल का पूरा का पात्र है, इसमें जल हमने भर दिया, इसमें हमने डाल दिया क्या, किशमिश। अब किशमिश में क्या होगा, जो जल होगा ना वो किशमिश की अर्ध पारगम्य जो झिल्ली होती है, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली को यानी कि जो आपका सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके जल जो है वो इस किशमिश के अंदर घुस जाता है और किशमिश फूल जाती है। ठीक है ना, यानी कि कम सांद्रता वाले घोल से इसकी सांद्रता कम थी, है ना भाई, ये कम था, और इसके अंदर जो भरा हुआ, किशमिश के अंदर जो भरा हुआ है उसकी सांद्रता अधिक है, तो कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर यानी कि किशमिश के अंदर ये घुस जाते हैं। इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला है जीव द्रव्य कुंचन, जिसे हम प्लास्मोसिस कहते हैं। ये क्या है, जब पौधे की कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी गाढ़े घोल नमक के पानी में रखा जाता है तो कोशिका का सारा पानी बाहर आ जाता है, इसे हम एक्समोसिस कहते हैं, और कोशिका सिकुड़ जाती है। वही बात आ जाएगी जैसे कि कोई फूला हुआ आप किशमिश ले लीजिए, अभी क्या था, किशमिश में पानी भर गया था, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक जो है वो लेना है, पात्र लेना है, उस पात्र में आप पानी तो घोलेंगे लेकिन उसमें नमक भी घोल देंगे और गाढ़ा रखेंगे। अब इसमें उसी किशमिश को जब आप डाल देंगे तो वो किशमिश कुछ देर बाद आप देखेंगे किशमिश के अंदर जितना भी पानी था वो बाहर आ जाता है। ठीक है ना, क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्समोसिस कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है आपका जल विभव और विसरण दाब न्यूनता, यानी कि वाटर पोटेंशियल एंड डीपीटी। इसको भी आपको पढ़ना है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए पहली बात तो डीपीटी का फुल फॉर्म ही आपसे पूछ लेते हैं, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, ये आपका डीपीटी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए सक्शन पॉइंट भी हम इसको कहते हैं। देखिए सक्शन प्रेशर, किसी घोल के विसरण दाब में, किसी घोल के विसरण दाब में शुद्ध जल की तुलना में जो कमी आती है उसे डीपीटी कहते हैं। यानी कि किसी भी द्रव का जो विसरण दाब है, भाई ये द्रव है, इस घोल के विसरण दाब में शुद्ध जल की तुलना में, यानी ये शुद्ध जल है, इसके कंपैरिजन में जो कमी आती है उसे हम डीपीटी कहते हैं। आसान भाषा में यह कोशिका की प्यास कहलाती है, इस कोशिका में कितना थ्रस्ट है, कितना वो पानी ग्रहण कर सकती है, उसी को हम डीपीटी कहते हैं। देखिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, जल हमेशा लो डीपीटी से हाई डीपीटी की ओर गमन करता है। ठीक है, जहां पर कम डीपीटी होगी वहां से हाई डीपीटी की ओर जल जो है वो गमन करेगा, ध्यान रखना है। सूत्र क्या हो जाएगा, डीपीटी बराबर ओटी माइनस टीपी, जहां पर ओपी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, और टीपी क्या है, ये आपका टर्गर प्रेशर है। ये आपको ध्यान रखना है, सीधे आपसे सूत्र पूछ लेंगे, या हो सकता है आपसे बोल दें कि भाई हम आपको ओपी दी गई है 10, टीपी दी गई है 12, आप हमको ये बताइए डीपीटी क्या होगी, तो बस आपको इन दोनों को घटा देना, डीपीटी निकल करके आ जाएगी। ऐसा प्रश्न बनाकर भी आपसे पूछ सकते हैं। पूर्णतः फूली हुई यानी कि फुली टर्गिड कोशिका के लिए डीपीटी हमेशा शून्य होता है। अगर कोई भी कोशिका पूरी तरह से फूली हुई है, जैसे कि आपका फूली हुई किशमिश, तो इसके लिए भाई वो पूरी तरह से फूली हुई, मतलब उसकी थर्स्ट की आवश्यकता ही नहीं ना, वो पूरी तरह से अपनी प्यास को कंप्लीट कर चुकी है। भाई ये कह रहे हैं ना, ये कोशिका की प्यास होती है, और जब वो ऑलरेडी फूली हुई है यानी कि उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी की आवश्यकता तो उसको है ही नहीं। जब नहीं है तो पूर्णतः फूली हुई जो कोशिका होती है उसके लिए डीपीटी शून्य होगा, क्योंकि अब उसको प्यास लगी ही नहीं है। पहले ही बता रखा कि ये कोशिका की प्यास है, यानी कितना पानी वो ग्रहण कर सकती है, वही डीपीटी है, बस इतना समझ लो आप। ठीक है, चलिए अगला आपका वाटर पोटेंशियल, जिसे हम जल विभव माइनस म्यू डब्ल्यू भी कहते हैं, जल विभव कहते हैं, या फिर इसको म्यू डब्ल्यू से दर्शाते हैं वाटर पोटेंशियल को। देखिए तो जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा को ही जल विभव कहते हैं, कि जल के अणुओं के बीच में कितनी ऊर्जा है यही जल विभव कहलाता है। ठीक है, इसे म्यू डब्ल्यू से दर्शाते हैं। अब पीवाईक्यू फैक्ट देख लीजिए, शुद्ध जल का जल विभव सबसे अधिकतम होता है जिसका मान 0 होता है। ठीक है, तो जो शुद्ध जल होगा जिसका पीएच वैल्यू 7 होती है उसका जो है जल विभव जो वाटर पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना, और इसका जल विभव सबसे अधिकतम होता है जिसका मान 0 यानी कि 0 होता है। किसी भी विलयन का जल विभव हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होगा, नेगेटिव से वो 0 की ओर चलेगा। ठीक है ना, -1, -2, नेगेटिव, इस तरह से वो पॉजिटिव 0 की ओर पहुंच जाएगा, और जब पॉजिटिव 0 की ओर पहुंच जाएगा तो सबसे अधिक हो जाएगा। इसलिए शुद्ध जल का जो जल विभव होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, जल हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल यानी कि कम ऋणात्मक से लोअर वाटर पोटेंशियल अधिक ऋणात्मक की ओर गमन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सूत्र क्या हो जाएगा, तो म्यू डब्ल्यू बराबर म्यू एस प्लस म्यू पी, जहां पर म्यू एस यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल है, म्यू पी यानी प्रेशर पोटेंशियल है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो अगर आपसे जल विभव पूछेंगे तो कहेंगे हमको जल विभव बता दीजिए, और आपको म्यू एस और म्यू पी की वैल्यू दे रखेंगे। मान लीजिए इसकी वैल्यू दे रखी है 20, इसकी वैल्यू दे रखी है 10। अब आपसे कहेंगे कि आप हमको जो है जल विभव बताइए, वाटर पोटेंशियल बताइए, तो बस इन दोनों को जोड़ देना है। 30 म्यू जो है वो इसका वाटर पोटेंशियल निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल को कैसे पौधे अवशोषित करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्बेशन। देखिए, क्रेमर 1949 के अनुसार जल अवशोषण दो प्रकार से होता है। पहले हम क्रिया को समझते हैं कैसे जल का अवशोषण होता है। देखिए, सबसे पहले होता है निष्क्रिय अवशोषण, जिसे हम पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। देखिए, पौधे में 96% से 98% तक जल इसी विधि के द्वारा अवशोषित होता है, ठीक है ना। यानी निष्क्रिय अवशोषण से लगभग 96 से 98% तक जो जल होता है वो इसी विधि से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जल इसी विधि से अवशोषित होता है। इसमें जड़ों का कोई सक्रिय योगदान नहीं होता है। जड़ें केवल एक पाइप यानी मार्ग का काम करती हैं। भाई जल यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है। अब जल को पौधों तक ले जाने का काम कौन करेंगी, जड़ें करेंगी। तो जड़ एक तरह से पाइप का काम करेगी, यहाँ से वो जल को उठाएगी और जड़ में पहुंचा देगी, बस इतना काम है इसका। उसको अवशोषण करने का काम कौन करेगा, पौधे अवशोषण करने का काम करते हैं, ठीक है। और निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा सबसे ज्यादा जल का अवशोषण होता है, ठीक है। इसका मुख्य कारण पत्तियों में होने वाला बाष्पोत्सर्जन है, जो पानी को ऊपर खींचता है। इसमें कोई एटीपी ऊर्जा यानी खर्च नहीं होती है। भाई ये मान लीजिए पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, कोई बरगद का पेड़ है, इसमें ये पत्तियां लगी हुई हैं। पत्तियों में भरा है क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। अब यहाँ पर है सूरज, ये है सूरज, ठीक है। सूरज से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की वजह से क्या हो रहा है, पौधे क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल से अपना खाना बना रहे हैं। तो पौधों को पड़ती है पानी की आवश्यकता। अब ये पानी मिलेगा कैसे, तो बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पौधे पानी को ऊपर खींचते हैं। अब ये पानी मिलेगा कैसे, तो जड़ों के माध्यम से पानी ऊपर जाता है, क्योंकि ये पाइप का काम कर रही हैं, और फिर पौधे इसको ऊपर खींच लेते हैं। किसकी वजह से, जाइलम की मदद से, है ना। यहाँ पर जाइलम मिल जाएगा। जाइलम जो है कैसे, जाइलम एक मग्गा है, मग्गे में पानी भर गया है। अब जाइलम इस पानी को ले जा करके पत्तियों को दे देगा, और पत्ती जो है वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना लेती हैं। इसमें कोई भी ऊर्जा खर्च नहीं होती है। हम जानते हैं ऊर्जा को एटीपी में मापते हैं, तो कोई भी ऊर्जा इसमें खर्च नहीं होती है पानी को ग्रहण करने में। चलिए, दूसरा है आपका सक्रिय अवशोषण। ये क्या होता है, देखिए, यह कुल अवशोषण का केवल 2% से 4% तक ही होता है। ये देखो एब्जॉर्बेशन यहाँ पर हो रहा है ना, यहाँ पर ये देखो, देखो इस तरह से यहाँ पर जड़ क्या करती है, यहाँ से पानी खींचती है, पौधे को दे दिया। अब यहाँ पर रहेगा जाइलम। अब जाइलम पानी को भर लेगा और पौधों के अन्य भागों तक लेकर के जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, कुल अवशोषण का 2 से 4% होता है। यह तब होता है जब बाष्पोत्सर्जन दर बहुत कम होती है, यानी कि अब सूरज निकल ही नहीं रहा है, बारिश का टाइम चल रहा है, तो ऐसे में एब्जॉर्बेशन नहीं होगा, बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तो फिर ये वाली क्रिया होगी, यानी सक्रिय अवशोषण होगा। जैसे रात में या बहुत अधिक नमी वाले दिनों में, या तो रात में जब सूरज नहीं निकला है, या फिर जब बादल छाए हुए हैं, तब भी इसका काम होता है। इसमें जड़ की कोशिकाएं अपनी ऊर्जा एटीपी खर्च करके पानी को अंदर खींचती हैं। भाई अभी तक तो सूरज की रोशनी की वजह से, गर्मी की वजह से पानी अंदर जा रहा था, है ना, कोई समस्या नहीं थी, कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही थी। लेकिन अब सूरज निकल ही नहीं रहा है, रात का टाइम चल रहा है, अब कैसे, तो अब जो है जड़ें खुद, मतलब जो पौधे हैं वो अपनी ऊर्जा खुद खर्च करेंगे, एटीपी खर्च करेंगे, और नीचे से पानी को ऊपर खींचने का काम करेंगे, ठीक है। देखिए, जिसे हम रूट प्रेशर यानी मूल दाब कहते हैं, और मूल दाब रूट प्रेशर की वजह से ये जड़ से पानी ऊपर की ओर खींचा जाता है। चलिए अब एक टेबल देख लेते हैं। इस टेबल में क्या दिया गया है वो देख लीजिए। पैसिव और एक्टिव दोनों के बारे में हमने यहाँ पर डिफरेंस समझा दिया है। यानी एटीपी का उपयोग क्या कैसे होगा, तो भाई पैसिव जो आपका होता है, निष्क्रिय जो अवशोषण होता है, इसमें एटीपी का उपयोग नहीं होता है। लेकिन जो सक्रिय अवशोषण, इसमें एटीपी का उपयोग होता है। क्यों, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा खर्च करके अब पानी खींच रहे हैं, रात का टाइम हो रहा है। मुख्य खिंचाव क्या है, तो ये मुख्य खिंचाव जो है वो जो निष्क्रिय है यानी जो पैसिव है, इसमें तने के ऊपर होता है, ठीक है। और जो सक्रिय है इसमें जड़ों के अंदर होता है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर जड़ों पर एटीपी लगाई जा रही, ऊर्जा लगाई जा रही, पौधे अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, तो जड़ों पर प्रेशर लगता है। और निष्क्रिय वाले में क्या रहता है, निष्क्रिय वाले में सूर्य की गर्मी की वजह से ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर जो प्रेशर है ना वो तने के ऊपर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर सूरज की गर्मी मिल रही थी, तो अपने आप पानी ऊपर की ओर जा रहा था। और इस वाले में पानी नीचे रहता है, और जड़ें अपना प्रेशर, मतलब जो पौधे अपना प्रेशर जड़ पर लगाते हैं, जिससे पानी ऊपर खींच सके, ठीक है। जल अवशोषण के समय की बात करें तो भाई निष्क्रिय में दिन के समय जब बाष्पोत्सर्जन अधिक होता है तब जल अवशोषण होता है निष्क्रिय में। वहीं एक्टिव में बात करें तो रात के समय जब बाष्पोत्सर्जन कम होता है तो एक्टिव एब्जॉर्बेशन रात के समय होता है। सक्रिय जो आपका अवशोषण है वो रात के समय होता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल परिवहन के क्या क्या मार्ग होते हैं वो भी हम देख लेते हैं, ये आपका अगला पॉइंट हो जाएगा। तो जल परिवहन के मार्ग यानी पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट। देखिए,
तो जब पानी रूट हेयर के अंदर आ जाता है तो उसे जाइलम तक पहुंचने के लिए एक कॉर्टेक्स को पार करना होता है। इसकी दो मुख्य रास्ते होते हैं भाई। अब रूट हेयर की मदद से पानी आ गया है जड़ तक। अब क्या है, अब जाइलम इस पानी को भरेगा और ले जाएगा किसको देगा, ऊपर जहां पर खाना बन रहा है। ठीक है, तो मग्गा में पानी भर जाएगा और ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन तब उस वहां तक पहुंचने के लिए कॉर्टेक्स को पार करना पड़ता है। अब ये कॉर्टेक्स को कैसे पार करता है वो हम देख लेते हैं। इसके दो मुख्य रास्ते होते हैं, दो रास्ते हैं जहां से ये पानी ऊपर जा सकता है। ठीक है, यानी कि जाइलम तक जा सकता है। पहला आपका एपोप्लास्ट पाथवे। ये क्या होता है, एपोप्लास्ट क्या होता है, तो यह निर्जीव नॉन लिविंग कोशिकाओं का मार्ग है। जल कोशिका भित्ति और खाली स्थान से होकर के बिना किसी रुकावट के तेजी से बहता है। इसमें क्या होता है, नॉन लिविंग चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है ना, इसमें जल क्या करेगा, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल और जो खाली स्थान वहां पर होता है इससे होकर के यहाँ पर कोई रुकावट नहीं होती, यानी सेल वॉल रहेगा और खाली स्थान रहेगा, बढ़िया से जल आएगा और आराम से जो है ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो बिना किसी रुकावट के तेजी से आगे की ओर बहता है। लेकिन यह मार्ग एंडोडर्मिस की जो है कैस्पीडियम स्ट्रिप्स यानी कि जो सुबेरिन की बनी होती हैं और ये पानी को रोकती हैं, इनके द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है। यानी कि ये कोशिकाएं होती हैं जो आपकी एंडोडर्मिस जो होती है, इनके द्वारा इस जल को बाद में रोक दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 2 है आपका सिम्प्लास्ट पाथवे। अब सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है देख लीजिए। यह सजीव लिविंग मार्ग है भाई। वहां पर नॉन लिविंग था, आगे जाकर के जल क्या होता था, रुक जाता था। इसलिए उस मार्ग को जल्दी जल मतलब अपनाता नहीं, क्योंकि उसको पता है भाई आगे जाकर के रुक जाना है, नॉन लिविंग है। लेकिन यहाँ पर सजीव होता है, यहाँ पर लिविंग चीजें होती हैं। इसमें जल एक कोशिका द्रव से दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव में यानी प्लाज्मोस्टेमेटा के माध्यम से होकर गुजरता है। यह मार्ग थोड़ा धीमा होता है, लेकिन इस धीमे मार्ग की वजह से पहुंच तो जाता है जल कम से कम जाइलम तक। ठीक है ना, चलिए तो अब हम चलते हैं। ये दोनों चीज समझ में आ गई, सिम्प्लास्ट क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं नंबर 6। अब हम बात करेंगे खनिजों का अवशोषण, मिनरल एब्जॉर्बेशन कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और बताएं, कल कुछ चैनल वाले जो हैं वो आकर के हमारे वीडियो पर कमेंट कर रहे थे, शायद यूनिट 2 की वीडियो पर कमेंट किया है कि आप इसको कैसे पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना चाहिए। उसमें सिस्टम क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि जो चीज़ें वो पेड कोर्स में दे रहे हैं भाई, जो चीज़ें वो पेड कोर्स में 899 799 में दे रहे हैं, वही वो सारी चीज़ें तो हम यहाँ पर फ्री में पढ़ा रहे हैं ना। उससे अच्छी चीज़ें हम यहाँ पर फ्री में दे रहे हैं, यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब उनको बुरा लग रहा है कि यार जो चीज़ हम पेड में नहीं दे पा रहे हैं वो ये बंदा आकर के यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करा रहा है, बच्चे यहाँ पर ज़्यादा पढ़ रहे हैं, पेड कोर्स हमारे नहीं बिक रहे हैं। ठीक है ना, तो नीचे आकर कमेंट करते हैं तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है, कैसे पढ़ा सकते हो, ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए ये वो। ठीक है ना, तो भैया आप अपना काम करो। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाने दो और हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो आपकी बातों से हम यहाँ पर डिगने वाले नहीं हैं। फ्री में यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, फ्री में ही यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। तो जो लोग भी कमेंट करने आए थोड़ा सा दिमाग खोल करके अच्छे से सोच समझ करके तब कमेंट करें। ठीक है, भलाई का काम हो रहा है यहाँ पर, कोई हम वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, अब तुम्हारे कोर्स नहीं बिक रहे हैं तो वो तुम जानो ना, मैं क्या करूँ उसके लिए। भाई मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई अगर आए कमेंट आपको देखने को मिले तो भाई उन पर आप खुद उनको जवाब दे देना। ठीक है ना, हमको जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। चलिए बात करेंगे मिनरल एब्जॉर्बेशन यानी कि खनिज अवशोषण की। देखिए जल और खनिज का अवशोषण एक साथ में नहीं हो पाता है, इनकी क्रियाएं अलग अलग है भाई। जो आपका जल था वो जाइलम की मदद से ऊपर पहुंचता है और जो खनिज है ना वो फ्लोएम की मदद से पहुंचते हैं। क्यों, खनिज को हम कहते हैं भोजन। ठीक है, देखिए तो खनिज मुख्य रूप से आयनों यानी कैटायन और एनायन के रूप में अवशोषित होते हैं। मिट्टी में खनिजों की सांद्रता जो कंसंट्रेशन होता है जड़ों के अंदर की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए खनिजों का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के विपरीत होती है, यानी कि जड़ों के माध्यम से खनिजों का अवशोषण उतनी स्पीड में नहीं हो पाता है। इसलिए खनिजों का अधिकतम जो अवशोषण है वो एक्टिव यानी सक्रिय होता है, जिसमें बहुत अधिक एटीपी यानी ऊर्जा खर्च होती है। देखो भाई इसमें पानी में क्या हो रहा था, पानी तो बड़ी आसानी से पाइप के थ्रू पहुंच जा रहा था जड़ों में और जड़ के थ्रू जाइलम पर पहुंच करके ऊपर पहुंच जा रहा था। क्यों, ऊपर गर्मी मिल रही थी तो पानी तो भाई गर्मी की तरफ बढ़ता है, तो आराम से पानी ऊपर पहुंच जा रहा था। लेकिन जो खनिज होते हैं, जो मिनरल होते हैं, मिनरल के लिए समस्या हो जाती है, क्योंकि भाई मिनरल तो गाढ़े होते हैं ना। जैसे ये पौधा है, इसकी जड़ें यहाँ पर गई हैं। अब मिनरल जो है वो जड़ों पर आसानी से नहीं खींच पाते हैं, अपने आप नहीं जा पाएंगे ऊपर। तो क्या होगा, फिर पौधे इनको खींचते हैं। जब पौधे इनको खींचेंगे अवशोषित करने में तो भाई एटीपी खर्च होगी यानी ऊर्जा खर्च होगी। तो इस प्रक्रिया में खनिजों के अवशोषण में ऊर्जा यानी एटीपी खर्च होती है, ऊर्जा यहाँ पर खर्च होती है। ठीक है ना। अब अगर हम वाहक सिद्धांत की बात करते हैं यानी कैरियर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वैन होनार्ट के अनुसार खनिजों के आयनों को कोशिका झिल्ली के पार ले जाने के लिए विशेष प्रोटीन वाहक यानी कि कैरियर या फिर पंप्स की आवश्यकता होती है। इस वजह से ऊर्जा यहाँ पर खर्च होती है। ठीक है ना।
तो खनिजों को ऊपर खींचने में पंप चाहिए, उनको कैरियर की आवश्यकता होती है पौधों को, और कैरियर और पंप बनाने के लिए उनको ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका खनिज और जल अवशोषण, मृदा जल के प्रकार, ये वाला आपका टॉपिक खत्म होता है। टॉपिक नंबर 2 आपका चालू होगा। टॉपिक नंबर 2 है आपका पोषक तत्वों का स्थानांतरण एवं उपापचय। ठीक है, ट्रांसलोकेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिशियंस, इनको भी पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस विषय का परिचय पढ़ेंगे कि आखिर ये होता क्या है ना। तो विषय का परिचय देख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। इस टॉपिक को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला है आपका ट्रांसलोकेशन यानी कि स्थानांतरण, और दूसरा है आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय। अब ये क्या होता है, ये पूरा आपका अलग से चैप्टर ही दे रखा है ना। आप जब अपने सिलेबस में देखेंगे तो अलग से टॉपिक दे रखा है इसी के अंदर यूनिट 5 में। तो 2 टॉपिक आज कवर करेंगे, 2 टॉपिक कल कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। देखिए, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? तो पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन को बनाता है। उन पत्तियों से पौधों के अन्य सभी भागों, जड़, तना, फूल आदि तक पहुंचाना स्थानांतरण मानी ट्रांसलोकेशन कहलाता है। देखो समझो क्या, ये है पौधा, ठीक है, ये पौधा, इसने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बना लिया। अब खाना बन तो गया है, अब कोई परसेगा भी तो भाई, बना के क्या रख लोगे? तो पत्तियों में बना बनाया रखा हुआ है। अब इसको पहुंचाएंगे कैसे? इसी पहुंचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यानी कि उन पत्तियों में जो पौधे में जो भोजन बन गया है उसको अन्य पार्ट तक, भाई जड़ तक, तना तक, फल तक, बीज तक, इन तक पहुंचाना ही, इन सब तक भोजन को पहुंचाना ही ट्रांसलोकेशन या फिर स्थानांतरण कहलाता है। जहां जल का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है। अभी बता क्या है भाई, जल क्या होता है? जल क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यानी जड़ से ऊपर की ओर जाता है जल, जाइलम के थ्रू। ठीक है, वहीं भोजन का स्थानांतरण ऊपर से नीचे की ओर होता है। भाई भोजन तो बन रहा है पत्तियों में ना, अब पत्तियों के बाद में क्या होगा? ये आपका पौधा है, पत्तियों के बाद में ये पूरा तना वगैरह है, तो पत्तियों में भोजन बना है। अब यहाँ पर भोजन सारा बन चुका है, अब ये नीचे की ओर चलेगा। पहले तने को मिलेगा, फिर तने के बाद में और नीचे जाएगा, फिर मेन पार्ट में पहुंचेगा, फिर जड़ में पहुंचेगा। इस तरह से भोजन पहुंचता है। तो पानी तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, लेकिन भोजन फ्लोएम की मदद से ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो ये जो आपका भोजन का स्थानांतरण ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में, यानी कि बाई डायरेक्शनल भी होता है। यानी एक बार यहाँ पर पहुंच जाता है, फिर यहाँ से फिर अन्य पार्ट में भी पहुंचता है, यानी ऊपर से नीचे भी आता है और नीचे से ऊपर भी जाता है। ये दोनों बात ध्यान रखनी है। तो भोजन यानी कि जो आपका खाना बन रहा है वो पौधों के हर पार्ट तक पहुंचेगा, चाहे उसको नीचे जाना पड़े या नीचे से ऊपर आना पड़े। ठीक है ना, तो पौधों के हर पार्ट तक ही पहुंचता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। चलिए मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। उपापचय क्या होता है? देखिए, तो जब यह भोजन और मिट्टी से अवशोषित खनिज, मिनरल्स पौधों की कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं तो पौधे उन्हें अपनी वृद्धि और विकास ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिकाओं के अंदर इन पोषक तत्वों के टूटने और नए यौगिक बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। समझिए क्या कह रहा है। जैसे कि ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, यहाँ पर खाना बन गया है, खाना सबके पास में पहुँच गया है, यहाँ से जल भी मिल गया है, यहीं से हमने खनिज को भी अवशोषित कर लिया है। अब क्या है? अब सारी चीज़ें मिल गई हैं भाई, हमको भोजन मिलता है, भोजन के बाद हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। भूख लगी हो तो तुमसे काम नहीं होगा, और खाना खा लो तो काम अच्छे से होने लगता है। यानी अब इनको भोजन मिल गया, अब ये क्या करेंगे? इस भोजन को तोड़ने का काम करेंगे, मेटाबॉलिज्म होगा इसमें। यानी ये छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा और इनसे इनको एटीपी यानी कि ऊर्जा की प्राप्ति होगी, और जब ऊर्जा की प्राप्ति होगी तब ही इनका विकास हो पाएगा। ठीक है, तो यही इसका मेटाबॉलिज्म या फिर उपापचय कहलाता है। यानी तत्वों के टूटने की जो क्रिया होती है और यौगिक, नए यौगिक बनने की क्रिया जो होती है, यानी कि एनाबॉलिज्म जो होती है, इन्हीं संपूर्ण रासायनिक क्रियाओं को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है। यानी कि पौधों का अब यहाँ पर विकास होगा, क्योंकि सारी चीजें पच चुकी हैं और जो हमने एकत्रित किया था भोजन, छोटे छोटे पार्ट में टूट करके पौधों, तनों, पत्तियों तक पहुंच गया है। अब वो पौधे, तने और पत्ती विकसित होंगे, यानी विकास करेंगे। ठीक है, नंबर 2, पोषक तत्वों का स्थानांतरण कैसे होगा? तो भाई ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स का देख लेते हैं। तो यह हिस्सा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके इसके सिद्धांत और संवहन का रूप आपसे पूछा जाएगा आरईओ एग्जाम में। देखिए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्थानांतरण का मार्ग, यानी कि पाथवे ऑफ ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। तो पौधों में तैयार भोजन, जिसे हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण मुख्य रूप से आपका जो है फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। बताते ना, फ्लोएम काम क्या करता है? खाना पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है और जल पहुंचाने का काम जाइलम करता है। तो फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, फ्लोएम के अंदर भी मुख्य रूप से जो आपका चालनी नलिकाएं होती हैं इस कार्य को संपन्न करती हैं। ठीक है ना, इसमें सीव ट्यूब्स होती हैं, चालनी नलिकाएं होती हैं। भाई ये क्या होता है कि मान लीजिए कि ये फ्लोएम नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है, फ्लोएम नाम का एक व्यक्ति है,
इसका काम है भोजन को परोसना। भोजन इसके पास से पहुंच जाएगा, अब इनसे बोला जाएगा भाई तुम एक काम करो, सबको भोजन परोस दो। तो भोजन परोसते किससे हैं भाई? कलछल से, बल्टी से भोजन को परोसते हैं ना। तो वही इनके पास में सीव ट्यूब्स होती हैं, यानी कि चालनी नलिकाएं होती हैं। उन्हीं नलिकाओं के माध्यम से क्या करता है? भोजन को विभिन्न पार्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम भोजन को पहुंचाने का काम करता है और जाइलम जल को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो इस कार्य को ये संपन्न करती हैं। पीवाईक्यू फैक्ट देख लीजिए, जहां से 2023 में प्रश्न आया था। फ्लोएम सैप क्षारीय यानी एल्काइन होता है, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.5 के बीच में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्लोएम सैप का पीएच मान 7.5 से 8.5 तक होता है। चलिए अब बात करेंगे स्थानांतरण का स्वरूप, यानी कि जो है आपका फॉर्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, वो देख लेते हैं। देखिए, तो छात्र अक्सर सोचते हैं कि भोजन ग्लूकोज के रूप में जाता है, लेकिन ये गलत है। भोजन ग्लूकोज के रूप में नहीं जाता। तो क्या जाता है? पौधों में भोजन का जो स्थानांतरण है वो मुख्य रूप से सुक्रोज के रूप में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सुक्रोज ही क्यों होता है भैया? सुक्रोज में क्यों करते हैं, ग्लूकोज में क्यों नहीं करते? भाई हमको जो भोजन मिलता है ग्लूकोज में मिलता है ना। हम भोजन खाएंगे तो हमको ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा मिलेगी, फिर एटीपी बन जाएगी हमारे अंदर। ठीक है, लेकिन पौधों में सुक्रोज के रूप में मिलती है, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि अनपचायक शर्करा है। यह रासायनिक रूप से बहुत स्थिर यानी स्टेबल होती है और रास्ते में अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। साथ ही यह पानी में भी अत्यधिक घुलनशील है। भाई पानी में अत्यधिक घुलनशील है, पानी में मिल जाएगी तो बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी बाकी पौधों तक, है ना। और ये किसी के साथ में क्रिया भी नहीं करती है, रुकती भी नहीं है। इस वजह से जो है सुक्रोज के द्वारा ऊर्जा पहुंचती है, पौधों में सुक्रोज बनता है। चलिए अब यहाँ पर बात करें स्रोत सिंक संबंध, यानी कि सोर्स सिंक रिलेशनशिप। ये क्या होता है? अगर हम स्रोत की बात करें, सोर्स क्या होता है, तो पौधों का वह भाग जहाँ भोजन बनता है, मुख्यतः हरी पत्तियां हो गई, ये भोजन की सांद्रता अधिक होती है, यानी यहाँ पर पूरा का पूरा भोजन बन करके रखा रहता है। ये इनका रसोई घर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में सिंक यानी कि सिकुड़न जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है? सिंक क्या होता है? देखो, पौधे का वह भाग जहाँ भोजन का उपयोग होता है उसे हम या फिर जहाँ स्टोर किया जाता है, जैसे कि जड़े हो गए, फल हो गए, बीज हो गए, कंद हो गए, तो भोजन यहाँ पर तो बना है, अब यहाँ से यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है। तो जहाँ पर स्टोर होता है उसको हम सिंक कहते हैं। भोजन का प्रवाह हमेशा सोर्स से सिंक की ओर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि भोजन का प्रवाह किधर से किधर होता है, तो सोर्स से सिंक की ओर भोजन का प्रवाह होता है। जैसे और मौसम और पौधों की जरूरत के हिसाब से सिंक बदल भी सकता है। जब पतझड़ में जब पत्तियां नहीं होती हैं, तब जड़ों में जमा भोजन वापस नई कलिकाओं तक पहुंचता है। भाई जब पत्तियां होती हैं तब तो भोजन बना लेती हैं। अब मान लीजिए पतझड़ के टाइम पर पत्तियां झड़ गई हैं, तब क्या होगा? तो जो जड़ में भोजन संचित रहता है पहले से, वो फिर जो है पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है। तो ये मौसम के हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है। चलिए नंबर डी, स्थानांतरण का सिद्धांत पढ़ लीजिए। देखो नोट्स लेने का फायदा क्या होता है? नोट्स लेने का ये फायदा, जैसे आज हम यूनिट 5 पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये यूनिट 5 की ऑलरेडी पीडीएफ डली हुई है नोट्स वाले ग्रुप में। अब जो लोग आज पढ़ रहे हैं इसको आराम से पढ़ करके आए होंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब इनको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे कल तो इसका सेकंड पार्ट आएगा, परसों हम यूनिट 6 कराएंगे और यूनिट 6 की पीडीएफ ऑलरेडी आपको पता डली हुई है जो है पीडीएफ ग्रुप में। तो आप यूनिट 6 पढ़ करके आइएगा, है ना। वहां से पढ़ करके आओगे तो यहाँ आपकी हेल्प हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको पहले से ही करके आना है। ठीक है, देखिए तो स्थानांतरण का सिद्धांत की बात करते हैं तो ये मुंश द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना 1930 में मुंश के द्वारा जो है दी गई थी। ये क्या है? देखिए, यह भोजन के स्थानांतरण का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? मुंश की द्रव्यमान प्रवाह का सिद्धांत। इसके अनुसार भोजन फ्लोएम में टर्गर प्रेशर यानी कि स्फीति दाब की प्रवणता जो ग्रेडियंट के कारण बहता है। यानी कि भोजन अगर बह रहा है फ्लोएम की मदद से, अगर कहीं पर जा रहा है तो किस सिद्धांत के थ्रू जा रहा है? टर्गर प्रेशर यानी स्फीति दाब की वजह से जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, इसका स्रोत क्या होता है? टर्गर प्रेशर का स्रोत क्या होता है? तो इसके स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत पत्ती होता है। स्रोत पर टर्गर प्रेशर बहुत अधिक होता है और सिंक जड़ पर बहुत कम होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि टर्गर प्रेशर कहाँ पर लगेगा। टर्गर प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगेगा? पत्ती पर लगेगा। ठीक है, सोर्स पर सबसे ज़्यादा लगेगा और सिंक पर सबसे कम लगेगा, क्योंकि यहीं पर तो पूरा भोजन रखा हुआ है। यहाँ से प्रेशर लगेगा तो नीचे की ओर जाएगा और धीरे धीरे नीचे जाते 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 उसका प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। तो सोर्स पर ज़्यादा प्रेशर रहेगा और सबसे नीचे कम प्रेशर रहेगा। ठीक है, चलिए, इसलिए भोजन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर एक मास यानी बल्क के रूप में बहता है। ध्यान दें, फ्लोएम में भोजन को लोड और अनलोड करने की प्रक्रिया एक्टिव होती है, जिसमें एटीपी खर्च होती है। भाई फ्लोएम, ये आपका खाना रखा हुआ था पत्तियों में, अब फ्लोएम को दिया जाएगा। अब जब फ्लोएम को दिया जाएगा ना तो इतनी आसानी से फ्लोएम में नहीं पहुंचता है, तो क्या होता है? तो उसमें होती है समस्या, यानी कि फिर प्रेशर लगता है तो ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, देखिए, तो फ्लोएम में जो है भोजन को लोड करने में ऊर्जा खर्च होती है, एटीपी खर्च होती है। चलिए नंबर 3 देखिए, पोषक तत्वों का उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होगा? पौधे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए विभिन्न खनिजों का उपयोग करते हैं। एरोन और स्टॉट 1939 ने पोषक तत्वों की अनिवार्यता यानी एसेंशियबिलिटी का सिद्धांत दिया था। दो लोगों के द्वारा दिया गया था। कौन थे? एक एरोन थे और दूसरे स्टॉट थे। 1939 में इन्होंने सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया?
जिसके अनुसार पौधों के लिए 17 पोषक तत्व अनिवार्य हैं। सबसे आखिरी जो 17वां तत्व है वो कौन सा है? निकिल है। ये आपको शायद यूनिट 3 में भी हमने पढ़ाया था कि 17 पोषक तत्व होते हैं, है ना। उसमें पोषक तत्वों के बारे में ही पूरी यूनिट है, उसमें हमने आपको समझाया था 17 पोषक तत्व होते हैं। और लास्ट वाला जो पोषक तत्व वो निकिल है। ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आखिरी पोषक तत्व पौधों के लिए कौन सा है, तो वो निकिल है। ठीक है, इन तत्वों का उपापचय में क्या काम है? यहाँ सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बनते हैं कि भाई कहाँ कितना उपापचय में इसका काम होता है 17 तत्वों का, वहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन का उपापचय। ठीक है, कुछ मेन जो है उनको हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन का उपापचय यानी नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है वो देखते हैं। नाइट्रोजन पौधों के लिए सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक खनिज है। यह प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, विटामिन और क्लोरोफिल का ये मुख्य घटक होता है नाइट्रोजन। ठीक है, और जो दलहनी पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका वो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वहाँ पर 78% नाइट्रोजन होती है। दलहनी पौधे इन नाइट्रोजन को राइबोसोम की मदद से खींच लेते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। पौधे नाइट्रोजन को मुख्य रूप से नाइट्रेट यानी कि NO3 के रूप में लेते हैं, लेकिन कुछ पौधे एल्यूमिनेट यानी कि NH4 के रूप में भी इसको लेते हैं, जैसे धान और चावल हो गए। ठीक है, अवशोषित नाइट्रेट को पौधों के अंदर पहले अमोनिया में बदला जाता है और फिर इस अमोनिया का उपयोग एमिनो एसिड बनाने में किया जाता है। एमिनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं, और जो दाल वाले पौधे होते हैं, सोयाबीन वगैरह हो गया, इसी वजह से इनमें प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी राइबोसोम होता है जो नाइट्रोजन को क्या करता है, अमोनिया में बदल देता है, और अमोनिया आगे चल करके अमोनिया एसिड में बदल जाता है। ठीक है ना, एमिनो एसिड में बदल जाता है, जिससे कि प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। नंबर बी देखिए, उपापचय में प्रमुख खनिज की भूमिकाएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन से खनिज जो हैं वो मेटाबॉलिज्म में रोल अदा करते हैं? तो की रोल इन मेटाबॉलिज्म, आइए देख लेते हैं इस टेबल की मदद से। ये आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गए पोषक तत्व, ये हो गया मेटाबॉलिज्म, इनके क्या कार्य होते हैं और इनकी कमी के लक्षण क्या है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करेंगे। ये क्या करता है? प्रोटीन, एंजाइम और क्लोरोफिल का ये निर्माण करता है। नाइट्रोजन जितना ज़्यादा होगा उतनी आसानी से प्रोटीन, एंजाइम और क्लोरोफिल बन सकेंगे। ठीक है, कमी से क्या हो जाएगा? मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्या होगा? पुरानी पत्तियों का पीला पड़ना, पुरानी पत्तियां जो होंगी वो पीली पड़ जाएंगी अगर नाइट्रोजन कम है। फिर फास्फोरस की बात करते हैं। एटीपी ऊर्जा मुद्रा का निर्माण ये करता है, कोष का विभाजन करता है। इसे पौधे की क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं, ये भी पूछा जाएगा। तो फास्फोरस को पौधे की एनर्जी करेंसी कहते हैं। पत्तियों का रंग गहरा हरा और बैंगनी हो जाता है, किसकी वजह से? इसकी कमी अगर हो जाएगी, अगर फास्फोरस की कमी हो गई तो जो पत्तियों का रंग है वो गहरा हरा हो जाएगा या फिर बैंगनी ही हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। समझ लीजिए यहाँ पर फास्फोरस की कमी है। फिर है आपका पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है? स्टोमेटा, रंध्र के खुलने और बंद होने का नियंत्रण करता है। भाई स्टोमेटा खुलेगा तभी तो पौधे सांस ले सकेंगे, तो इसका नियंत्रण कौन करेगा? पोटेशियम करेगा। ठीक है ना, या किसी भी अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? किसी भी कार्बनिक यौगिक का हिस्सा नहीं बनता, सिर्फ आयरन के रूप में ये रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये केवल आयरन के रूप में रहता है पोटेशियम। तो अगर ये कम तो आयरन कम। अगला मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करेगा? तो क्लोरोफिल अणु का केंद्रीय तत्व होता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल अणु होते हैं उसका केंद्रीय तत्व मैग्नीशियम होता है। इसकी कमी से सिराओं के बीच में पीलापन आने लगता है। अगर सिराओं के बीच में पीलापन आ जाए तो समझ लो कि मैग्नीशियम की कमी हो रही है। आयरन क्या करेगा? तो साइटोक्रोम का निर्माण करता है आयरन, जो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन करेगा? आयरन, फेरस की वजह से होता है। कमी से क्या हो जाएगा? नई पत्तियों में पीलापन हो जाएगा अगर फेरस यानी कि आयरन की कमी हो जाएगी। अगला जिंक। जिंक क्या करेगा? ऑक्सीजन हार्मोन के संश्लेषण के लिए जिंक आवश्यक है। मक्के में इसकी कमी से व्हाइट बड और धान में खैरा रोग जो है वो जिंक की कमी से होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि धान में जो खैरा रोग है और मक्के में जो व्हाइट बड है ये किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं अगला आपका मोलिब्डेनम है। मोलिब्डेनम क्या करेगा? ये नाइट्रोजेनस एंजाइम का मुख्य घटक है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी है मोलिब्डेनम। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? फूल गोभी में व्हाइट पेटल नामक रोग लग जाता है। अगला देखते हैं बोरॉन। तो बोरॉन क्या काम होता है? बोरॉन परागनली यानी पोलन ट्यूब का विकास और कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज का ये स्थानांतरण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुक्रोज को ले जाता है। कमी से क्या हो जाएगा? कमी से जो फल होते हैं वो फट जाएंगे, यानी फलों में क्रैकिंग हो जाती है। ठीक है, एग्जाम टिप देख लीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि सुक्रोज के स्थानांतरण में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट मदद करता है? तो ध्यान रखना हमेशा बोरोन ही इसका आंसर होगा। मेन इंपॉर्टेंट है, आरयू एग्जाम का ये एग्जाम टिप है, ध्यान रखना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 2 चैप्टर हमने यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। टॉपिक 3 आपका फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन है। इसको हम आगे देखेंगे, कल हम इसको जो है अच्छे से आपको समझा देंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थोड़ा सा अभी इसमें थोड़ा और भी है, अभी बड़ा है ना,
तो इसको हम कल करवा देंगे, है ना। इतनी जल्दी ये अभी नहीं हो पाएगा, 2 वीडियो इसके लिए बनानी पड़ेगी। यूनिट 6 भी थोड़ी सी बड़ी है, उसके लिए भी कोशिश करेंगे एक में ही हो जाए, नहीं तो 2 वीडियो उसके लिए बना देंगे। हालांकि इन सब की पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में डली हुई है, हम आपसे फिर से कह रहे हैं आप इन पीडीएफ को पढ़ करके आइए, ठीक है। पढ़ के आओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जिन लोगों ने नोट्स ले रखा है कैसे लेना आपको सब कुछ बता चुके हैं। ये QR कोड है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, इसी पर 199 का पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत आपको हम दोनों टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको दे देंगे। क्लिक करके रिक्वेस्ट टू ज्वाइन करेंगे, हम आपका स्क्रीनशॉट देखेंगे, पेमेंट देखेंगे, उसके बाद आपको अप्रूव कर देंगे, आप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई। अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप मैसेज करेंगे, हम आपको टेलीग्राम अपनी आईडी दे देंगे, टेलीग्राम आईडी पर मैसेज करेंगे, हम आपको डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगली आपकी वीडियो आने वाली है MPG के GS और जो आपका करंट अफेयर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो रिसेंट 6 एग्जाम में पूछे गए हैं, उनकी 100 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं। 2500 का टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 101 से 200 तक आज आने वाली है, तो सब लोग तैयार रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।